आता है किस चीज को लेके, वो आता है आपका आंसर राइटिंग को लेके। सवाल है हाउ टू राइट अ वेरी गुड आंसर, ठीक है। बट ये डिस्कस करने से पहले कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होना चाहिए, व्हाट अ गुड आंसर इज एक्चुअली, ठीक है। किस आंसर को आप एक अच्छा आंसर बोलेंगे, या फिर उस गुड की जगह हम बात करें कि एक बेस्ट आंसर जो है आप बेस्ट आंसर कॉल करेंगे, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट एक आंसर के अंदर होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम क्या बात कर सके कि एक अच्छा आंसर होता क्या है, ठीक है। अगर हम बेसिक पार्ट पे बात कर लें तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स एक आंसर में होते हैं, जिसको देखकर दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको देखकर हम ये बात कर सकते हैं कि एक आंसर जो है वो अच्छा है या नहीं है, वो बेस्ट है या नहीं है। पहला पहला उसका कंटेंट, उसमें जो लिखा है आपने वो एग्जैक्ट है या नहीं, पहला। और सेकेंड एस्पेक्ट जो आता है वो आता है उसका स्ट्रक्चरिंग, कि आपने जिस तरह से उसको लिखा है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में है या नहीं। ये अगर दो चीजें प्रॉपर मैनर में है तो क्या हो सकता है, किसी भी आंसर को हम बेस्ट आंसर की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में रख सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एमपीपीएससी, आप किसी भी आंसर ले रहे हैं, वेदर यू आर अपेयरिंग इन द 11th और 12th और योर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, हर आंसर का एक बेसिक एस्पेक्ट, और वो बेसिक एस्पेक्ट क्या है, उसके अंदर कंटेंट जो है वो कंटेंट सही है या नहीं, वो एग्जैक्ट है या नहीं, वो मेन एस्पेक्ट। और सेकंड एस्पेक्ट क्या आ जाता है, सेकंड आता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर प्रॉपर मैनर में है या नहीं, ये सेकंड पार्ट होता है। इन दोनों पोर्शन को अपन क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम आंसर राइटिंग के जो फिनोमिना है उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया, जैसे एक होगा कंटेंट वाला एस्पेक्ट और स्ट्रक्चर वाला एस्पेक्ट, ये दोनों चीजें कई सारे सबऑर्डिनेट चीज को अपने साथ में कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। कंटेंट का मतलब ऐसा ही नहीं कि कंटेंट सही होना, कंटेंट आप सही लिख रहे हैं क्वेश्चन के आधार पे, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इसरो, तो आपने इसरो को बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया, बट बात ये था कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, वो सेगमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सो जब हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो कंटेंट वाला एस्पेक्ट अपने साथ कई सारे सबऑर्डिनेट चीजों को या सब पॉइंट को कंसिस्ट करता है, अलग अलग चीजों को लेके। अगर कंटेंट वाले सेगमेंट में हम बात करते हैं तो कैसे उस कंटेंट को सही रखना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 से 5 ऐसी चीजें जिन पे हमें फोकस करना है। अगर हमने उन 4-5 चीजों के ऊपर फोकस कर लिया तो मैक्सिमम काम हमारा यहीं से क्या हो जाएगा, यहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो आता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मीन्स सबसे पहले ये समझना है उन लोगों ने पूछा क्या है, व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। 99% टाइम जो आंसर हम सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, सही से लिख नहीं पाते, उन सेक्शन में सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट आता है वो होता है कि हम क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर हम ये एस्पेक्ट हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन, उन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन को मर्ज करके आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया। जैसे अगर अपन बात करें आज ही एक जो आपका अभ्यास वाला सीरीज है उसमें हमने जो एक क्वेश्चन पोस्ट किया था एक यूपीएससी वाला और एमपीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज द बेस्ट वे टू सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन क्रिटिकली एग्जामिन। हिंदी में कहते हैं कि अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम भोजन टिकाऊ खाद्य उत्पादन का सबसे अच्छा तरीका है, आलोचनात्मक परीक्षण करिए। एक क्वेश्चन आया सिंपल, अगर उसका पहला प्राइमा फेसिया देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहां से आया, तो ये जो जीएम मॉडिफाइड जो क्रॉप वाला एक सेगमेंट है वहां से आया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। मींस आंसर आपको किसके आधार पर लिखना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होता है उनके ऊपर। बट क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है उसके पूरे क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं तब, जब इसमें क्वेश्चन में कहा गया जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज द बेस्ट वे फॉर सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, मतलब मेनली क्वेश्चन जो है वो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को लेकर है कि आप अगर किसी फूड प्रोडक्शन सिस्टम को अगर सस्टेनेबली आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जीएम क्रॉप उसमें हेल्प कैसे कर सकता है। तो आपको आंसर लिखना किसके परिदृश्य में, किसके कंटेक्स्ट में है, तो वो हो जाएगा सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन को लेके। जीएम क्रॉप उसमें क्या है, तो जीएम क्रॉप उसका एक एट्रीब्यूट के फॉर्मेट में, आपको जीएम क्रॉप क्या है वो एक्सप्लेन नहीं करना, फोकस किस पे नहीं होना, फोकस इस बात पर नहीं होना कि जीएम क्रॉप एक्चुअली है क्या, ठीक है। सेकंड, अगर इसी एमपीपीएससी के क्वेश्चन को बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन था दैट व्हाट आर द पावर्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। एक क्वेश्चन आया स्ट्रेट फॉरवर्ड एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग की शक्तियां क्या है।
अगर इस क्वेश्चन को डील करें तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड दिस इज ऑल अबाउट पावर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब अगर इस वाले क्वेश्चन में जाके, क्योंकि 6 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, फिर 5 लाइन के आसपास हमारे पास है और हमने आंसर में लिखना शुरू किया कि व्हाट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज। ठीक है, हमने बोला कौन से कानून के तहत, कौन से एक्ट के तहत उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उस वाले एस्पेक्ट को लेके लिखा, या हमने उसी से रिगार्डिंग और जो कौन अभी कमिश्नर है उसके बारे में लिख दिया। तो वो इस क्वेश्चन का कहीं से कहीं तक कंटेक्स्ट में नहीं आता। कंटेक्स्ट क्या है एमपीपीएससी में? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपका कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसी को रिगार्डिंग है, जिसमें बोला गया हाउ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म्ड। अनदर क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद का गठन किस प्रकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा? गठन किस प्रकार होता है, उसकी प्रोसेस क्या है। पार्लियामेंट आपका जो राज्यसभा है उसके अंदर क्या आएगा? एक सबसे पहले जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्टेट लेजिस्लेचर रिकमेंडेड करेगा किसको? राज्यसभा को। राज्यसभा क्या करेगा? एक डिस्कशन करेगा, वहां से वो पास करके देगा। इसमें राज्यसभा के पास सबसे ज्यादा पावर है। तो उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि भैया ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कैसे होता है। कई बार लिखते समय हम किस पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके, हमने उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देते हैं। हम किससे बाहर हो जाते हैं? हम क्वेश्चन के ब्रैकेट से बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, कि वो बेसिकली पूछ क्या रहा है। अगर हम क्वेश्चन को समझ गए तो लगभग 60 to 70% हमारा जो काम है वो काम यहीं पे क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्योंकि हम किसके आधार पे लिख रहे हैं? उस कंटेक्स्ट में लिखने वाले हैं कि क्वेश्चन में हमसे वास्तविकता में पूछा क्या गया है। ये सबसे पहला एस्पेक्ट होता है। सेकेंड, जब हम ये समझ गए, सेकेंड होता है आपका रेशियो वाला एस्पेक्ट, कि हम जब लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन है, या उस रेशियो से पहले अगर मैं बात करूं तो उसकी डायमेंशन, उसका एक्सपांशन, हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं उसको कहां तक लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि उड़ने के लिए पूरा आसमान अब नहीं है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब हमारे पास होता है, हमारे पास 3-4 एक्स्ट्रा शीट्स होती है। ठीक है, एक में सही से नहीं लिख पाया, हमने फाड़ा और दूसरे पे लिख लिया। ठीक है, आजकल तो यहाँ से कल्पाक्ष से मिल रही है, तो उस वाली कंडीशन में थोड़ा सा फाड़ने वाली कहानी नहीं है, और नाम उसको काट के दूसरा लिख सकता है। नहीं हुआ तो कल को ठीक कर लेंगे, बट जब एग्जाम वाले एस्पेक्ट पे आते हैं, तब जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास उड़ने को कोई खुला आसमान नहीं है। हमको लिमिटेड क्या करना है? टाइम फ्रेम में, लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड जो स्पेस है उस स्पेस में आंसर लिखना है। जब हमने लिखना शुरू किया तो कई बार होता ना कि कोई टॉपिक हमको बहुत अच्छी तरह से याद है, ठीक है, हम भावनाओं में थोड़े से बह गए और बहते बहते ऐसा हुआ कि हमने मेन में जो पूछा क्या था उस वाले एस्पेक्ट पे अलग रह गए, हम उसको बड़ा चढ़ा के लिखना शुरू कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया 5 मार्कर में, अगर मैं बात करूं एमपीपीएससी के लिए 5 मार्कर में क्वेश्चन आया बैटल ऑफ पानीपत को लेके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को लेके क्वेश्चन आया। ठीक है, हमने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के क्वेश्चन को आंसर करते हुए पूरा हमको आइडिया था कि क्या क्या हुआ था, तो हमने क्या किया, तो हमने हेमू को अलग से आपका जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को अलग से समझाना शुरू कर दिया। ठीक है, हमने जो अहमद शाह अब्दाली है उस वाले एस्पेक्ट को अलग समझाना शुरू कर दिया। तब तक जगह खत्म हो गई, हम बताना भूल गए कि वास्तविकता में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी क्या, वो वाला एस्पेक्ट छूट गया। या फिर हमने यूपीएससी के हिसाब से 10 मार्कर एक क्वेश्चन लिख रहे थे, 150 वर्ड्स में लिख रहे थे, उस 150 वर्ड में भी हमने मैक्सिमम पोर्शन जो है वो पोर्शन क्या कर दिया, लगभग 40 to 50% जो जगह है, स्पेस है, वो हमने खाली इंट्रोडक्शन में निकाल दी। तो भी क्या होगा, तब भी हमारा आंसर सही नहीं हो पाएगा। तो सेकेंड जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है वो किस पे फोकस करना है, वो फोकस करना है एक्सपांशन पे, कि कितना एक्सपांड उस आंसर को करना है। ठीक है, इस एक्सपांशन का सबऑर्डिनेट एक और एस्पेक्ट इससे जुड़ा हुआ आता है, वो होता है रेशियो, अनुपात। जब आप आंसर लिख रहे हो तो उस आंसर के अंदर कितने कितने पोर्शन में लिखना है। मान लो कोई आंसर 2-3 चीजों को कंटेन करता है, तो आपको 3 चीजें कितनी कितने पोर्शन में लिखना है। जैसे हम एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग को लेके एक बात करते हैं कि हमको जब बोला गया कि एक अच्छा आंसर क्या होना चाहिए, अ गुड आंसर शुड कंटेन एन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन उसके अंदर होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के साथ बॉडी होना चाहिए, और बॉडी के साथ उसमें क्या होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है ना, क्योंकि अगर आपको एक आंसर लिखना है, 15 से 16 लाइन आपको मिली हुई है आंसर लिखने के लिए, और उसमें आपने 5 से 6 लाइन का क्या लिख दिया, आंसर राइट मींस इंट्रोडक्शन लिख दिया, तो वो कोई काम का क्या, किसी काम का नहीं। ठीक है, क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन शुड बी देयर ऑफ 10 to 20%, इससे ज्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इट शुड लाई बिटवीन 10 to 15%, 10 से 15% में आपका उसका क्या होना चाहिए, उस आंसर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए।
सेकंड बॉडी, जिसमें ये होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। मेनली आपका जो पोर्शन है वो 65 to 70% जो कंसिस्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, वो बॉडी वाला एस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो आपका बॉडी से निकल के आए। और थर्ड आपका वापस 15 to 20% वाला जो सेगमेंट है वो किससे निकल के आना चाहिए, वो आपका कंक्लूजन वाला एस्पेक्ट होना चाहिए। या फिर हमने कंक्लूजन बहुत बड़ा लिख दिया, कंक्लूजन के अलावा हमने किसके ऊपर फोकस कर दिया, हमने इंट्रोडक्शन पे फोकस ज्यादा कर दिया, तो उस आंसर का जो आपका रेशो है वो रेशो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो हमारा फोकस जो है, हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, एक तो हो गया एक्सपांशन, एक्सपांशन कितना करना है, कितना लिखना है, इस वाले एस्पेक्ट पे। सेकेंड रेशो, उसका अनुपात कितना होना चाहिए, उस वाले एस्पेक्ट। ये दोनों चीजों को भी बीच बीच में फोकस करना पड़ेगा। अगर हम इसको ध्यान में नहीं रख रहे तो हमारा कंटेंट भले कितना कहीं पे हम फोकस करके आए, वो बेसिकली एग्जैक्ट फॉर्मेट में जाएगा ही, ठीक है। ये सेकेंड एस्पेक्ट। थर्ड, अगर इससे आगे जाता है तो वो आता है आपका ऑथेंटिसिटी। जो हम लिख रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक इन द सेंस प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है, हवा में बातें नहीं करना, ठीक है। जस्ट लाइक अ कैरम, जिसको खोला गया ना कि रानी जब तक आपकी नहीं, जब तक क्या ना जाए, उसके पीछे कवर ना जाए। आप अगर कुछ लिख रहे हो आंसर में तो वो क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब कहीं पढ़ा हुआ होना चाहिए, लिखा फैक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। वैसा नहीं कि यार हजारों में हो गया, लाखों में हो गया। हाँ, ईयर्स वाले एस्पेक्ट में जब हम हिस्ट्री में आंसर लिखते हैं, अगर हम ईयर भूल गए तो हम 90s 20s वाला एस्पेक्ट यूज कर सकते हैं, पर जब फिगर लिख रहे तब नहीं। जैसे कि एक आंसर लिखा क्या, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमन, तो लिखते लिखते भावनाओं में बह गए क्या 90% वुमेन्स के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। वो फिगर पता होना चाहिए 90% एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। या फिर अभी एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें बोला गया ना, कश्मीर ने, आई थिंक केरला स्टोरी, उसमें जब वो कन्वर्जन की बात हुई कि कितनी लड़कियों को कन्वर्ट किया गया, तो उन्होंने शायद थाउजेंड्स में एक फिगर बता दिया, जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। बात होता है आप कितना अच्छा कंटेंट लिख रहे हो, वो उस मूवी को लेकर। केरला स्टोरी के बारे में अगर बात किया जाए तो बड़ा अप्रेजल मिला उसकी स्टोरी को लेकर, उसकी स्टोरी टेलिंग को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर, जो सब्जेक्ट को लेकर है, ठीक है। वो सब क्या हुआ, बड़ा अप्रेजल मिला। एक जगह क्रिटिसिज्म मिला। क्रिटिसिज्म उन लोगों ने भी किया जिसने मूवी को क्या किया, अप्रेज किया था कि नहीं भैया बहुत अच्छी फिल्म बनाई, उन्होंने फिगर्स को लेके किया। आपने क्या किया, आपने पूरी एक अच्छे कंटेंट को एक फेक आइडिया के थ्रू क्या कर दिया, दबा के रख दिया, क्योंकि आपने जैसे ही बोला कि यार लाखों लोग या हजारों लोगों के साथ ऐसा हुआ, फिर केस गएगा, ठीक है। मींस you are directly questioning the compatibility of the government। आप वहां के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों जो इस आइडिया को लेकर आ रही है, आप दोनों को क्या कर रहे हो, दोनों को क्वेश्चन कर रहे हो, वो दोनों चीजें यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये एक मूवी को लेकर है, वैसी चीज कहाँ पर आ जाती है, जैसे कोई फिल्म के बारे में, वैसे आपके आंसर के बारे में, ठीक है। जैसा एक बोला गया कि हमको शासन में लाइए, सरकार में हम पहले दिन ही 10 लाख नौकरी दे देंगे। सरकारी जॉब कितनी हो जाएगी, पहले दिन 10 लाख नौकरी दे दी, पॉसिबल है नहीं है। तो वो वही वाली चीज कि आप जो बोल रहे हो वो ऑथेंटिक होना चाहिए। आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उस आंसर राइटिंग में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को क्या करो, लेकर आओ। ये तीन चीज या है, ये कंटेंट वाले एस्पेक्ट पे आती है कि आपका कंटेंट जो है वो कंटेंट सबसे बेस्ट होना चाहिए, वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। पॉइंट समझ में आया, कोई कंसर्न है इस चीज को लेकर? तो अगर हम बात करें इस आंसर को लेकर, तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट आता है वो कंटेंट को लेकर आता है, और उस आंसर में कंटेंट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये कंटेंट के एस्पेक्ट में था। सेकंड जो आता है वो आता है आपका जो स्ट्रक्चरिंग जो आंसर की, उसको लेके। अगर स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करें, ठीक है, इस स्ट्रक्चरिंग को फिर हम दो सेगमेंट में स्टडी कर सकते हैं। दो अलग अलग सेगमेंट जो पार्ट है, उस पार्ट के लिए बात करें। एक जो कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, जिसके बारे में हम कंटेंट के बारे में बात किया, उसका स्ट्रक्चरिंग। उसका स्ट्रक्चरिंग का मतलब, कंटेंट स्ट्रक्चरिंग का मतलब कि एक आंसर शुड कंटेन एन इंट्रोडक्शन, उसका प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन हो, फिर बॉडी हो, और फिर उसमें क्या हो, कंक्लूजन हो, पहला एस्पेक्ट। सेकंड, आप अगर कुछ बातें लिख रहे हैं, इफ यू आर मेंशनिंग द 10 पॉइंट्स, उस 10 पॉइंट्स में भी पहले क्या आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, लिस्ट प्रेफरेंस किसको देना है, ये भी कंटेंट स्ट्रक्चरिंग का एक पार्ट है। हम कोई बात कह रहे हैं किसी के बारे में कि यार कोई बंदा बड़ा अच्छा है, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो तारीफ करने में भी उसकी बुराई अगर सबसे पहले लेकर आ जाए, कौन सी वाले के जैसा, तो जैसे शोले में हुआ था ना मूवी में, ठीक है, खेलता जुआ है पर लड़का बड़ा दिल का बड़ा अच्छा है, ठीक है। होता ना कि यार कभी कभी दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी लेता है, पर लड़का अगर देखा जाए तो दिल का अच्छा है, जुआ खेल लेता है पर लड़का दिल का अच्छा है। अगर आपने आंसर में भी यही कर दिया, जो चीज लिस्ट प्रेफरेंस वाले था, जिसको नहीं लिखना चाहिए, अगर उसने आपको पहले अपने उसके ऊपर फोकस किया और बाद में जो लिखनी चाहिए तो वो चीज याद आई, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बिगड़ जाता है।
और वो कहानी थोड़ी सी क्या होती है हमारा आंसर राइटिंग में या नंबर गेन करने में भी बिगाड़ देता है ना। हमको ये जरूरी होता है क्या लिखना है, और इस चीज से ज्यादा जरूरी क्या है, व्हाट टू राइट से ज्यादा जरूरी क्या है, व्हाट नॉट टू राइट, क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट कैसे आएगा, तो ये रेगुलर प्रैक्टिस जो हम करते हैं उस प्रैक्टिस से पता चलेगा क्या नहीं लिखना, उसको लेके अभी एक बार और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किस पे फोकस करना है, आपका कंटेंट स्ट्रक्चरिंग जो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसमें क्या पहले लिखना है उसका एस्पेक्ट सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड होता है आपका प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो जिस तरह से आप आंसर लिख कर ला रहे हो, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ठीक है, जो उसका एक जब हम प्रस्तुतिकरण जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं, वो प्रेजेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। आंसर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करिए, जैसा हमारे एग्जाम में शीट आ रहा है उस आधार पर। ठीक है, ये लिखना शुरू किया, नंबर्स अगर आप पॉइंट लिख रहे हो तो पॉइंट हुआ, सब पॉइंट हुआ, वो सब पॉइंट दोनों चीजें क्या आना चाहिए, वो एक के अंदर एक आना चाहिए। पैराग्राफ स्टार्ट करने वाली चीज ये बेसिकली नहीं बताना चाहिए, पर जब आप लोगों के आंसर्स देखते हैं उन आंसर्स में चलता है कि आप जब पैराग्राफ लिखते हैं आपने यहां से शुरू किया, आपने लाइन लिखना शुरू की, और अगर ये लाइन यहां पे आके खत्म हुई तो कई लोग पैराग्राफ यहां से स्टार्ट करते हैं अगले पैराग्राफ के बारे में। ठीक है, फिर वापस ये पैराग्राफ यहां खत्म हो गया तो नेक्स्ट पैराग्राफ यहां से शुरू कर देते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं, सही तरीका क्या है, आपका पहले वाला प्रीवियस पैराग्राफ कहीं भी एंड हुआ हो, आपका नेक्स्ट पैराग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, आपका लेफ्ट साइड से ही एक आध इंच की जो जगह है उसको छोड़ के वो आंसर क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत छोटी सी माइन्यूट सी बात है, सबको पता होनी चाहिए पर नहीं पता है। ठीक है, जब आपके आंसर शीट देखते हैं ना कि आप जो लोग लिख के हमें पहुंचाते हो उसमें ये चीज क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है। सेकेंड, हम लोग जब लिखते समय कंटेंट ज्यादा करने की कंडीशन में ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, जो सबसे एक गलत एक आइडिया है, क्योंकि लिमिटेड टाइम हो, लिमिटेड स्पेस है, इसलिए जितना ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे हम आखिरी में आके किसका शॉर्टेज को फेस करेंगे, जो टाइम शॉर्टेज हम लोग क्या करेंगे लास्ट में जाके फेस करेंगे। ठीक है, तो क्या करो, कंटेंट को प्रॉपर एक वाइड मैनर में लिखो, पैरा जो है पैरा सही से शिफ्ट करो, साथ में जो बुलेट्स है उन बुलेट्स का यूज करो, पॉइंट फॉर्म का यूज करो। ठीक है, आप क्या, एक आपका चला हेडिंग वाला एस्पेक्ट जो सबसे पहले चला, फिर आता है सब हेडिंग, तो सब हेडिंग को थोड़ा सा अंदर तक ले आओ, फिर उसके बाद अगर उसकी भी सब हेडिंग आप दे रहे हो तो उसको लिखते समय भी आप थोड़ा सा क्या करिए, अंदर तक आ जाइए। ठीक है, ये एक फॉर्मेट हो जाएगा जब आप आंसर को लिख रहे हैं। आपने किसी चीज को लिखा तो कहते हैं कि एक आपने कोई पॉइंट डाला, ठीक है, आप उसको फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में लिख दीजिए, 4 अलग अलग डायग्राम बना के लिख दीजिए। ठीक है, आप ये यूज नहीं करें तो आप इस तरह से किसी जब डायमेंशंस को लिख रहे हैं पॉइंट को, तो आप इस तरह से एक लीनियर फॉर्मेट जो है वो फ्लो चार्ट बना दीजिए। साथ में आप क्या बना दीजिए, डायग्रामिक जो है, जितने ज्यादा डायग्राम और ग्राफ यूज कर सकते हैं कोशिश करिए कि आप आंसर में डायग्राम और ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करें। ठीक है, फिर डायग्राम बनाते समय वही कि भारत बनाना है तो बहुत प्रॉपर इंडिया बनना चाहिए, पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल, जैसा बन रहा है उस आधार पर उसको समझाने की कोशिश करिए। आंसर का मतलब, आंसर आपका विजिटिंग कार्ड है। जब हम मेंस आंसर के बारे में बात करते हैं तो आंसर आपका क्या है, आपका विजिटिंग कार्ड है, वो आपको बताने वाला है कि आप कितने फॉर्मल हैं, कितने प्रेजेंटेबल हैं। उसी आधार पर आपको क्या मिलने वाला है, उसी आधार पर आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, आंसर जब हम लिख रहे हैं, जब हम क्या होता है ना कि आंसर जब आप लिखते हो तो आप सामने वाले एग्जामिनर को एक काम दे रहे हो उसको चेक करने का। अगर आप वो रीडेबल पैटर्न में है, वो प्रॉपर फॉर्मेट में, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो सामने वाला उसको अच्छे से पढ़ेगा, अगर उसकी मेहनत कम लग रही है। ये सिंपल सा है, अगर मैंने आपको कोई काम दिया, अगर वो ज्यादा मेहनत वाला है तो आपकी रुचि अपने आप उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वो काम इजी है तो आपकी रुचि अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो आपने कहा ना इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं लाफरकाउ के बारे में कि क्या होता है, अगर टैक्सेशन का रेट बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है, और टैक्सेशन का रेट क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो टैक्स कलेक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये वैसा ही आपका आंसर और बाकी चीजों को लेकर है। जब हम लिख रहे हैं, अगर हमने उसको प्रेजेंटेबल लिखा, हमने सामने वाले को कम मेहनत करने को दिया, तो वो क्या करेगा, खुशी खुशी चेक करेगा। और अगर आपने बड़ी ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में उसको आंसर को लिखा और वो क्या हो गया, उसमें मेहनत सामने वाले की ज्यादा है, तो वो क्या होगा, वो फिर नहीं लिखेगा। फिर उसकी वो सारी भावनाएं जो हम पहले से सुनते आए ना कि एग्जामिनर बीवी से लड़ के आया था या बच्चे को मार के आया था, उस कारण से आपके नंबर काट दिए, ये वाला सेगमेंट उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर को कम फॉर्मेट में, प्रॉपर प्रेजेंटेबल स्पेशियस फॉर्मेट में अगर लिखोगे तो भी नंबर क्या हो जाएगा, अच्छा मिलेगा। ये 2 या 3 चीजें जो है वो आंसर को लेकर हमारे सामने होना चाहिए।
ठीक है। प्रेजेंटेशन या जो आपका स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट आता है उसी में ही एक एस्पेक्ट आता है लैंग्वेज, ठीक है। हम भाषा कैसे लिख रहे हैं, भाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय किस लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूं, हिंदी इंग्लिश वो नहीं, मैं किस अदब के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। यूज शब्द क्या है, शब्द क्या आ रहा है, आप में तू की जगह आप यूज कर रहा हूं, या किसी सेगमेंट को आंसर राइटिंग में यही वर्ड्स जो है, यही वोकेब आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज क्या होना चाहिए, लैंग्वेज प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर मैनर में हुआ तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन करने को हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिक एस्पेक्ट है जो किस चीज को लेके आते हैं, वो आंसर राइटिंग को लेकर आते हैं। आप लोगों के साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है वो क्या क्या है, पहला हम लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे कि क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। हम हमारे हिसाब से लिख रहे हैं, जो हमने पहले दिख गया हम उसके बारे में लिखा है, पहली प्रॉब्लम। जो आपके आंसर हम रेगुलर देख रहे हैं अभ्यास वाले सेक्शन। सेकेंड प्रॉब्लम, कंटेंट कितना लिखना है इस पे कोई फोकस नहीं, ठीक है। 3 लाइन दे दी हमने 3 मार्कर में, आपने पूरी बराबर यूज की है, उसमें बिल्कुल भी जगह खाली छोड़ के हमको नहीं दी, ठीक है। 3 इसलिए दी थी क्योंकि एग्जाम में 3 आती है, वरना हमारा मेन काम था, मैं तो 2 ही देना चाह रहा था, पर लोग मेल पे ये लाछन लगा देते कि कंजूसी कर रहे हो, तो कंजूसी वाला पार्ट छोड़ के क्या किया, 3 स्पेस हमने दिया, पर आप लोगों ने क्या किया, वो तीनों लाइनें कंप्लीट फिल करना शुरू कर दी, पहला। दूसरा, आप ऑथेंटिसिटी नहीं रख रहे, फैक्ट्स लिखते समय आपको जो मन में आ गया उस समय वो लिख दिया। डायग्राम सबसे कम, वो तो पॉसिबल है ही नहीं, मींस बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि किसी भी आंसर में आपने फ्लो चार्ट या किसी डायग्राम का क्या किया, यूज किया। पॉइंट वाले क्वेश्चन आए पर आपको भी पॉइंट उस आधार पर एक्सप्लेन करने का कोशिश अभी तक किसी आंसर में नहीं देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीज जो है इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें। हम लोग प्रैक्टिस वाले सेशन में, प्रैक्टिस वाले सेशन का मतलब ये होता है, आप अगर 10 आंसर रोज लिख रहे हैं किसी मतलब के नहीं है अगर आप उसको इवेलुएट नहीं कर रहे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ है वो क्या है, इवेल्युएशन। हम इवेल्युएशन नहीं कर रहे, और इवेल्युएशन में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है वो करता है सेल्फ इवेल्युएशन। जब हम आंसर को लिखे उसके बाद खुद पढ़कर देखो कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर हमें ही अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे को अच्छा लगेगा क्या, पॉसिबल है? एग्जामिनर को अच्छा लग जाए बाय चांस, कोई पॉसिबिलिटीज नहीं, ठीक है। हमने लिखा, एक बार जब लिखा था उस समय पढ़ा, अगली बार थोड़ी देर बाद पढ़ने की कोशिश करो, तब भी ये बात क्लियर हो जाती है कि हमने जो लिखा है वो कंटेंट सही है या नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एस्पेक्ट है सेल्फ इवोल्यूशन का। आपने एक बार आंसर, आज आपने अगर कोई आंसर लिखकर देखा उसमें कोई गलती है, वो कब सुधरनी चाहिए, अगले आंसर में सुधरनी चाहिए। अगर वो नहीं सुधरी तो किसी काम की क्या, कोई मतलब निकलेगा उस बात का, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए सेल्फ इवैल्यूएशन पे, कि आपने आंसर लिखा, उस आंसर को रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, ये देखिए कि जो मिस्टेक लास्ट टाइम की थी वो मिस्टेक कब ना हो, वो बाद में, ठीक है। सबसे बड़ा इशू जो आंसर को लेके एक और है वो है कंटेंट, है ही नहीं, पता ही नहीं है कि क्या लिखना है, ठीक है। नया क्वेश्चन पूछ लिया अलग ही एस्पेक्ट से, पता नहीं ये तो पढ़ा ही ना था, जीएम क्रॉप्स के बारे में अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, आंसर कैसे लिखते। तो उसके लिए रिक्वायर्ड है कि प्रॉपर रिसर्च, जब आप लिख रहे हो तो आप उसको पढ़ के लिखिए। पढ़ के लिखिए का मतलब एक बार आप पढ़िए, जहां पे आपने देखा कंटेंट निकालिए, ये डिसाइड करिए मुझे आंसर में लिखना क्या है, फिर आंसर लिखिए। समय ले रहा है, हाँ ले रहा है, पर वो क्या करेगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा है आपकी पढ़ाई को लेके, आपके तरीकों को लेके, ठीक है। वो आपको क्या करेगा, जैसे मान लो आपने आंसर दिया, उसको गूगल सर्च किया, गूगल सर्च करने के बाद आपने उसमें पॉइंट्स निकाले, बुक पढ़े, बुक से पॉइंट निकाले, वो पॉइंट को आंसर के अंदर इंक्लूड करिए प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में, आपका आंसर अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम रिसर्च करके नहीं लिख रहे, हम कंटेंट डिसाइड करके नहीं लिख रहे, तो क्या होगा, आंसर प्रॉपर नहीं बनेगा। सेकेंड, एक और बात आती है कि एग्जाम में हमारे पास सर्च करने का या इस सब चीजों का ऑप्शन बनता है। हमारे पास एग्जाम के अंदर ऐसा कोई सर्च करने का ऑप्शन नहीं कि हम गूगल सर्च कर लेंगे। हमें कुछ पता है तो कोशिश ये करो जितना हमें पता है उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, एज इट इज लिखने की कोशिश नहीं। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या हो जाता है कि मान लो जीएम क्रॉप के बारे में आपको खाली जीएम क्रॉप होता क्या ये पता है, ठीक है। सेकेंड बात किया जाए सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड के बारे में आपको थोड़ा सा हिस्सा पता है। अब इन दोनों चीजों को प्रॉपर मैनर में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी चीज कहां से मिलेगी, बाकी मिलेगा कंटेंट से। कंटेंट कहां से मिलेगा, जो आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रहे हो उस एस्पेक्ट से। अगर हम रेगुलर बेसिस पे जो पढ़ रहे हैं उसको अगर हम प्रॉपर मैनर में समझने की कोशिश कर दिया, उसको अप्लाई करने की कोशिश कर ली, तो 90% काम हमारा वहीं से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो हम कई बार बात करते हैं, एक शब्द आता है लिटरेट।
ठीक है, हम सारे लोग क्या हैं, हम लिटरेट है। इंडिया की लिटरेसी क्या है, इंडिया की लिटरेसी 70% प्लस हो। सेकेंड बात होता है फंक्शनली लिटरेट। जब ये बात आती है ना फंक्शनली लिटरेट की, तब हमारा लिटरेसी रेट कितना है, तो शायद वो बिलो 10% आ जाता है, 20% पे आके अटक जाता है। हम फंक्शनली लिटरेट नहीं, पता है कि हमें लेफ्ट साइड पे चलना है, हम वो ट्रैफिक रूल्स सारे पता है, ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है, हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने सब पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, आपने जितना भी स्टैटिक नॉलेज है सारा आपने ले लिया, आपने आंसर राइटिंग किया, आंसर राइटिंग के समय कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम भी हमने फेस करके देख ली। पर अगली बार जब आंसर लिखा तब वापस ब्लैंक माइंड के साथ लिखा, हमने किया ही नहीं पिछला। और 90% लोग यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो पुराना जो आंसर, पुरानी जो मिस्टेक की थी, उस पुरानी वाली मिस्टेक को हम क्या नहीं कर रहे, उसको ध्यान में रख ही नहीं रहे। जब उसको ध्यान में ही नहीं रख रहे तो आप अच्छा आंसर बाद में लिख पाओगे, खुद को इंप्रूव कर पाओगे, तो इंप्रूवमेंट होना ही नहीं। सो फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए अप्लाई ऑफ नॉलेज, जो आपने नॉलेज गेन किया है उसको यूज करने का। एक होता है न्यूज़पेपर वाला एस्पेक्ट, ठीक है, न्यूज़पेपर में हम कई सारी चीजें पढ़ रहे हैं, हम कई सारे करंट एग्जांपल्स के सीन में आ रहे हैं, पर मान लो प्रेसिडेंट रूल के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, हम प्रेसिडेंट रूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर हमने प्रेजेंट सिनारियो में उत्तराखंड और महाराष्ट्र में हुई एक प्रेसिडेंट रूल वाले जो कंसर्न्स हुए उनका एग्जाम्पल मेंशन किया ही नहीं, तो हमारा आंसर अच्छा होगा क्या। हम जब एग्जाम्पल दे रहे, हमने जो पढ़ा है, हमने ही पढ़ा है, रिसेंटली पढ़ा है, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में कई सारी चीजों को लेकर इश्यूज आ रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आया, मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, उस वायलेंस के बारे में हमने आंसर में मेंशन नहीं किया, एग्जाम्पल नहीं दिया, तो वो क्या नहीं होगा, वो किसी चीज के ऊपर मीन्स एक अच्छा प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। सो हमारा जो सेकेंड मोस्ट एस्पेक्ट होता है वो होता है कि इस चीज को प्रॉपर, जो भी डेटा या नॉलेज हमारे पास में है, उस नॉलेज को प्रॉपर अप्लाई करने की हम क्या करें, कोशिश करें। क्लियर है पॉइंट। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ये एक अकेली चीज है जो प्रैक्टिस से होगी। अगर अभी अपन इस चीज को पुराने वाले जो हमारे आंसर्स उनसे कंपेयर करने की कोशिश करें तो कितना टाइम कम हुआ। पहले जब हम एक प्रॉपर आंसर लिखते थे और ज्यादा टाइम लगता था, आज जब लिख रहे हैं तो क्या हो गया, आज और थोड़ा सा कम समय लग रहा है, उतना समय नहीं लग रहा जितना पहले लगता था। सेकेंड, हमारे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे पास टाइम है तो टाइम लग रहा है। अगर आपके पास ये क्लियर हो गया कि टाइम नहीं है तो वो लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है, विद इन द मंथ 1 या 2 बार जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है एमपीपीएससी या यूपीएससी का, उसको पूरा देने की कोशिश करो। ठीक है, मान लो संडे के दिन एक दिन बैठे, कोई सा भी एक पेपर उठा लिया आपके टाइप का पूरा जीएस पार्ट मींस, उसमें ऐसा मत करना। जनरली हम लोग क्या करते पता है, हम लोग एक पेपर में 2 हिस्से हैं, पार्ट ए पार्ट बी, तो हम पार्ट ए को एक बार में लिखेंगे, बी को दूसरी बार में लिखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना। क्या करो, पूरा 3 घंटे का समय लो, पूरा 3 घंटे का टाइम लो। 3 घंटे के टाइम में कोई सा भी पेपर, जो उस पेपर को उठा लिए जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने क्या कर रखा है, देख रखा है। उसके लिए एक और काम करिए, उस पेपर को सॉल्व करने से पहले एक बार पहले से उठा के पढ़ लीजिए। ठीक है, मीन्स वो एग्जाम में नहीं मिलेगा, बट हाँ पहले हम क्या करें, पहले उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ ले कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उस क्वेश्चन को, उस आंसर्स को भी पढ़ ले कि क्या क्या आंसर्स हमको लिखना है। पढ़ लिया दिन भर की प्रैक्टिस में, अब शाम को 3 घंटे के लिए स्पेसिफिक टाइम लेके, जो टाइम लिमिट एग्जाम के लिए मिलता है उतना टाइम लिया और बैठ गए पूरा पेपर उठा के, और उस पेपर को पूरा उस टाइम फ्रेम में सॉल्व करने की कोशिश करिए। महीने में 1 या 2 बार ये प्रैक्टिस करके देखिए, इससे कई सारा बेनिफिट आपको होगा। मैक्सिमम बेनिफिट जो है, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इससे ये चीज हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है ना। अगर हमारे पास टाइम है तो फिर हम उसको इस हिसाब से यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो उज्जैन से इंदौर बस से जाना है तो हमारा तैयार होने का टाइमिंग, और ट्रेन से जाना है तो हमारा तैयार होने के टाइमिंग में अंतर है। अंतर क्या है कि मान लो हमें 6:10 की ट्रेन लेना है और हमें 6:10 की बस लेना है, जिसकी हमारी टिकट कंफर्म नहीं है, हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो हम पहुंचने का हमारा टाइम क्या हो जाएगा, शायद हम 5:50 पे ही स्टेशन पे जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पता है क्या कि ट्रेन हमारे लिए रुकने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5:50 पे चले जाएंगे। पर अगर हम बस से जा रहे हैं उज्जैन इंदौर से तो नहीं। ठीक है, तो फिर घर में किसी और के लिए भी चाय बन रही है तो हम बोल देंगे एक काम करो, हम भी पी के ही जाते हैं। 6:10 नहीं तो 6:15 वाले में बैठ जाएंगे, एक गई दूसरी मिल जाएगी, है ना, एक के पीछे एक लगी है। दिस इज अ बेसिक स्ट्रेटेजी, और ये हर जगह काम करता है। ये साइकोलॉजी कहाँ भी काम करता है, ये साइकोलॉजी आंसर राइटिंग वाले सेगमेंट में भी काम करता है, क्योंकि हमें पता है हमारे पास टाइम है। तो आप क्या कर रहे हो, टाइम कंज्यूम कर रहे हो।
जब टाइम होगा ही नहीं, आधा घंटा पूरा है, जिस आधे घंटे में आंसर लिखना है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा। और इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए ये वाला आंसर राइटिंग वाला जो सेगमेंट है, इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। समझ में आया? और कोई कंसर्न है? डेफिनेशन लिखेंगे सारा को। देखो वही बात है, क्या होता है, दो तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें क्या अलग अलग क्या है उसको समझते हैं। एक आंसर आया, 3 मार्कर आया, 3 मार्कर में एमपीपीएससी ने बोला कि क्या लिखना है, एक लाइन में लिखना है। अब उसकी डेफिनेशन ही 3 लाइन की है, तो 3 लाइन में लिखना पड़ेगा। पर अगर कोई फैक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है, कोई जगह का नाम पूछ लिया गया है, किसी का बर्थ डेट पूछ लिया गया है, किसी इंसिडेंट का डेट पूछ लिया गया है, तब तो डेट क्या है, तब तो एक लाइन की है, तब कहां पे जाएगा आंसर, एक लाइन में ही आंसर जाएगा। क्वेश्चन का नेचर अलग अलग होता है, सारे क्वेश्चन को एक तराजू में तोला जा सकता है क्या, नहीं तोला जा सकता। अगर रिलेटिव पॉवर्टी पे क्वेश्चन आया, प्रचंड बेरोजगारी पे क्वेश्चन आया, तो वो क्या करेगा, उसको चाहिए जगह, हमको 3 लाइन में आंसर लिखना है। एक पूरे 15 क्वेश्चन 3 मार्कर में से एक 3 मार्कर आपने पूरा 3 लाइन कंज्यूम कर लिया, अलग बात है। दो आंसर से पूरा 3 लाइन कंज्यूम कर लिया, अलग बात है। पूरे 15 में 3-3 लाइन या पूरा लिख के जा रहे हो 30 वर्ड्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो अलग हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। आप सारे आंसर को एक फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। हम बोलते हैं 3 फैक्ट्स लिखना है, उन्होंने फैक्ट पूछा ही नहीं, उन्होंने डेफिनेशन पूछ ली, तो क्या करेंगे, फिर तो डेफिनेशन लिखना ना, फिर 3 फैक्ट्स थोड़ी आ जाते। कहीं किसी चीज के बारे में एक ही फैक्ट है, तो भी 3 फैक्ट नहीं लिखना, उन्होंने पूछा ही नहीं किसी चीज के बारे में 3 फैक्ट जैसा, तो हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे क्वेश्चन आया, उसके बारे में 3 फैक्ट अलग अलग क्या लिखना, हमें एक्सप्लेन करना है व्हाट चैट जीपीटी इज एक्चुअली। हमें पता चला कि एआई मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डेवलप्ड मॉडल है, हमको आंसर में क्या लिखना है कि एक एआई टूल है चैट जीपीटी, उसी पे फोकस करना है। अब हम बोले कि इससे आप फोटो भी बना सकते हो, इससे आप कोडिंग भी कर सकते हो। 3 फैक्ट में आपने क्या लिखा कि ये फोटो मेकिंग के लिए काम का है, ये कोडिंग के काम का है, ये और चीज के काम का है, तो वो 3 एस्पेक्ट काम के थोड़ी है, वो तो कोई काम के ही नहीं है। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा इसरो के बारे में, ठीक है, इसरो के बारे में आपको क्या लिखना है कि इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, 2 कहानी में क्लियर है। अब आप 3 फैक्ट के पीछे भाग गए, आपने बोला कि इसका चेयरमैन कौन है, अलग चले गए, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। ये पॉइंट अलग अलग जगह से एक आया। आज एक क्वेश्चन है, जागो ग्राहक जागो का नारे का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है बेसिक, एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, हमको वो लिखना है क्या, इट्स एक अवेयरनेस कैंपेन है रन बाय पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, दैट्स इट। अब उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना है कि जागो ग्राहक जागो का मतलब आप लिखने की 3 लाइन लगा दो तो उससे नंबर नहीं मिलना। तो हर क्वेश्चन का नेचर अलग होता है, हर क्वेश्चन में बॉडी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन नहीं आएगा, ये भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। और कोई डाउट है उसको आगे इसके बाद और नहीं। देखो क्या है, एमपीपीएससी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो 5 मार्कर है वो और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 5 मार्कर में टोटल हमको एमपीपीएससी कितना लिखने का बोल रही है, आयोग कितना लिखने का बोल रहा है, 50 वर्ड्स, मतलब कितनी लाइन, 5 से 6 लाइन। अब 6 लाइन में आपने 2 लाइन में क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, तो पावर्स कहाँ लिखेंगे, 5 लाइन में 2 लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। जनरली अगर मैं आयोग के हिसाब से बोलूं तो 2 लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया और बाकी बची 3 लाइन। 3 लाइन में हम पावर लिख रहे हैं, हम उन 3 लाइन के दम पे 5 नंबर लेने की कोशिश कर रहे हैं, मिलेंगे, हम देंगे किसी को, जब हम ही नहीं देंगे तो कोई हमको क्यों देगा, पॉइंट। हाँ देखो सिंपल पॉइंट, अगर पावर लिख रहे हो तो एक वो तरीका होता है ना, अगर आपने देखा हो कि यार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की पावर लिखते समय किसी ने ऐसे लिख दिया कि यार पावर, वो पावर करके 5 पॉइंट लिख दिया, दैट्स इट, ये फ्लो चार्ट बन गया, एक डायग्राम टाइप, ड्रामेटिक वो भी हो गया, डायग्रामेटिक भी हो गया और आपका आंसर भी हो गया। आपने 5 लाइन इधर लिख दी, ये 5 फॉर्मेट हो गया, यहाँ पे खाली पावर डाला और ऊपर आपने जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन उसका हेडिंग डाल दिया, बस ये आंसर प्रॉपर हो गया। मैंने आपको आंसर शीट दिखाई भी थी इस चीज के लिए, आपने इस तरह से लिख दिया, आपने ये इस तरह से नहीं बनाया, आपने इस तरह से बना दिया सीआईसी करके, तो भी हो गया। ये भी नहीं बनाया, आपने सीआईसी लिखकर आपने पॉइंट डाल दिया, तो भी काम हो गया। ये भी नहीं किया, आपने बुलेट्स बना दिया, इस तरह से डाउनग्रेड बुलेट्स बना दी, ये भी चलेगा, तो भी काम हो जाएगा।
आपने जो लिखा उसके अंदर जो आंसर में आपका मेन है उस एस्पेक्ट पे आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए जहां पे आपका मन है कि यहाँ ले जाना है। और अभी 2-3 आंसर मैंने ऐसे देखे तो उसका ऐसा मन था कि मैं पूरा आंसर पढूं, तो उसने ब्रेक कर करके पूरे ही आंसर पे अंडरलाइन कर दिया। ये हुआ है, आप समझ सकते हो किस किसने किया है ये। ठीक है, मान लो 90 पॉइंट्स 90 वर्ड्स आपने एक आंसर में लिखे हैं और आपने 80 वर्ड पे अंडरलाइन करके आए हो, तो आप क्या चाहते हो हमसे? पूरा पढ़ो। तो फिर पढ़ लिया हमने पूरा। उस उम्र में आके जब तुम हमें ये बोल रहे हो कि तुम पढ़ो हमारा आंसर, तो फिर तो पढ़ लिए भाई, है ना। और कोई? कंटेंट अगर कम है तो फिर आपकी जो कला है उस कला का आप उपयोग करिए, उसको घुमा के लिखने की कोशिश करिए। कंटेंट ही नहीं है तो अलग से ला सकते हैं? नहीं, उस समय तो बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता। तो उस समय क्या करो, उस चीज को, वही कंटेंट को प्रॉपर, एक कहते हैं ना, आपके पास कम चीजें हैं, आपको पहले ही पता चल गया है कि जब आप शुरुआत में आप आए, ठीक है, कि यार आपके पास जो खाना आपने मंगाया है वो गेस्ट के हिसाब से कम है, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, एक सब्स्टिट्यूट के रूप में कुछ चीजें बनाई, या